अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भदरसा गैंग रेप केस में एक और एक्शन हुआ है। आरोपी मोहित खान के खिलाफ जालसाजी के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत गाटा नंबर देने का आरोप लगा है। गलत गाटा नंबर देकर पीएनबी को किराए पर कमरा दिया था। बैंक शिफ्ट होने से पीएनबी को नुकसान हुआ। पीएनबी के शाखा प्रबंधक ने पूरा कलंदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मोईद के ऊपर गैंगरेप और गैंगस्टर का केस पहले से ही चल रहा है। फिलहाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया जा चुका है, लेकिन इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पीएनबी की शाखा भी थी जिसमें गलत गाटा नंबर दिया गया था। अब पीएनबी की शाखा को बदलना पड़ा क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहाना पड़ा था अवैध घोषित किए जाने के बाद। इसी मामले में पीएनबी की ओर से केस दर्ज कराया गया है कि गलत गाटा नंबर दिया गया, धोखाधड़ी की गई है और शाखा बदलने की वजह से यानी कि ऑफिस बदलने की वजह से पीएनबी को नुकसान हुआ है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। घर में घुसकर लूट का आरोप है। 3 बदमाशों पर लूट का आरोप है। सास बहू पर हमला कर जख्मी कर दिया गया। लाखों के गहने लेकर बदमाश चंपत हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बल्दी राय थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव की यह घटना है। इस वाले कमरे में आई। इधर दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी योगी सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाला है। लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के आदेश दिए गए हैं। दीपावली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ा तोहफा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए, जहां गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। जातीय जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया। अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना की मांग की और कहा कि जल्द ही जनगणना होने जा रही है। उसी के साथ जातीय जनगणना की मांग उनकी तरफ से की गई। इसकी बात नई कास्ट सेंसस की बात हमने हमेशा की है। देश में अगली सेंसस एक्सरसाइज बहुत जल्द होने जा रही है और हमारी पार्टी हमेशा से कास्ट सेंसस की वकालत करती आई है। मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी जो सेंसस एक्सरसाइज होनी है, जातीय जनगणना इस बार कराई जाए और हम अपना पक्ष हमारे एनडीए की लीडरशिप को भी बता चुके हैं कि हमारी पार्टी का इस पर स्पष्ट रुख है। खबर झांसी से। पटाखा फैक्ट्री में हादसे पर एक्शन हुआ है। समथर थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए। बीट दारोगा और 2 पुलिस वाले इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं। कल समथर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ था। न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। झांसी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के अगले ही दिन बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 3 महिलाओं की मौत हो गई। तमाम अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। हादसे को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। 5 महिलाएं घायल हुई हैं जिनका इलाज चल रहा है। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के कई मकानों में इसका असर दिखा। 4 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम योगी के निर्देश पर तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। राहत और बचाव का काम भी किया गया। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ आईजी, एसएसपी और एडीजी भी मौके पर पहुँचे हुए हैं और घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी और यहाँ के जो सबूत हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुँची हुई है। ये जो हादसा हुआ है आपको दिखा दें कि ये किस तरीके से हादसा हुआ है। पुलिस यहाँ पर टीम आई हुई है और लगातार यहाँ पर सर्च कर रही है कि किसी की बॉडी नहीं हो या कोई ऐसा जो पटाखे थे वो यहाँ पर ना दबे हों। तो एसडीआरएफ की टीम है लगातार प्रयास कर रही है। सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि घटना कैसे हुई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 जो है घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। वहीं 3 महिलाएं जो हैं उनकी मौत हुई है। 5 महिलाएं जिला अस्पताल में पहुँची हुई हैं जिनका इलाज चल रहा है। बरेली से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी के सीआरपीएफ जवान कल्याण सिंह का उनके पैतृक गांव थांबा अलाव
हापुड़ में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कल्याण सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर सिपाही 2004 में भर्ती हुए थे। वो मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश के बालाघाट में तैनात थे, जहां बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ। यूनिट के जरिए परिवार को कल्याण सिंह की मौत की खबर दी गई। जवान कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ प्रयागराज सीआरपीएफ यूनिट लाया गया, जहां से उनका पार्थिव शरीर असिस्टेंट कमांडेंट प्रवेश कुमार की अगुवाई में उनके पैतृक निवास थांबा अलावलपुर गांव भेजा गया। असिस्टेंट कमांडेंट प्रवेश सिंह के साथ आई सैनिक टुकड़ी ने एचसीपी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। मैं इस विषय में ये आप सबको अवगत करवाना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और अपनी बीमारी के चलते उनका असामयिक निधन हुआ है एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के समस्त परिवार की तरफ से स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी के परिवार जनों, उनके सगे संबंधियों को इस दुख की घड़ी में हमारी सांत्वना प्रकट करता हूँ। हापुड़ में पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान करने आया एक 8 साल का लड़का गंगा में डूबने लगा। इसी दौरान गंगा के किनारे खड़े गोताखोरों ने गंगा में कूदकर डूब रहे लड़के को बचाया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान परिवार के साथ आया एक बच्चा गंगा की तेज धार में बहने लगा। गंगा में डूबते लड़के को देख गोताखोरों ने छलांग लगाई और उसे बचा लिया। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजघाट का ये मामला है। संभल कल्की महोत्सव में अधिकारी भी मस्ती में दिखे। अधिकारियों ने जमकर डांस किया और डांस के वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं। बहजोई में चल रहे प्रशासन के प्रोग्राम संभल कल्की महोत्सव में एसडीएम चंदौसी नीतू रानी ने सिंगर रेणुका पवार के गानों पर उनके साथ डांस किया। एसडीएम स्तर के कई अधिकारी मंच पर सिंगर के साथ जमकर थिरकते दिखे। प्रतापगढ़ में राजस्व कर्मचारियों का डांसर्स के साथ डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। लालगंज तहसील परिसर में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने विदाई समारोह में लेखपाल और राजस्व कर्मी भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आए। तहसीलदार के सम्मान में जमकर लगाए गए ठुमके। रंगारंग फिल्मी डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुहड़ आयोजन के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। महाराजगंज के श्याम देरवा थाना क्षेत्र के लखीमा गांव में खाद गड्ढा की जमीन पर मंदिर निर्माण कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। दरअसल पुलिस गड्ढे की जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए गांव वालों को रोक रही थी और इसके विरोध में ग्रामीण पिपराइच परतावल मार्ग पर हंगामा करने लगे। उन्होंने जाम लगा दिया। सड़क जाम और हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे, तब जाकर लोगों को समझाया गया। घंटों रोड जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे और लोगों को बताया कि सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण अवैध है। कानपुर देहात में एक लक्कर बग्घे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मलासा ब्लॉक क्षेत्र के पुलंदर गांव का है। लकड़बग्घा दिखने के बाद लोगों में दहशत है। लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं। बाराबंकी जिला अस्पताल में वक्त पर इलाज न मिलने से हार्ट अटैक के मरीज की मौत हो गई। देवा थाना क्षेत्र के चंदौली गांव के रणविजय सिंह को सीने में दर्द हुआ था। स्ट्रेचर न मिलने की वजह से परिजन हाथों से उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचे। अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन देकर सीने पर पंपिंग की, लेकिन उनकी मौत हो गई। दरअसल अस्पताल में हार्ट का कोई डॉक्टर ही नहीं था। दिल की जांच करने वाली मशीन भी कमरे में बंद थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस अस्पताल का 2 बार मुआयना कर चुके हैं। उन्हें भी हार्ट के डॉक्टर की कमी के बारे में बताया गया था, लेकिन किसी डॉक्टर की नियुक्ति अब तक नहीं हुई। सीएमएस ने कहा कि अगर अस्पताल में हार्ट के डॉक्टर होते तो शायद मरीज की जान बच जाती।
इधर कुशीनगर में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। बड़ी गंडक नहर की मरम्मत में हुई लापरवाही के कारण गंडक नहर की पटरी 25 मीटर की दूरी में कट गई। नहर की पटरी कटने से कई एकड़ फसल पानी में डूब गई है। खड्डा तहसील के गौनाही जंगल के पास नहर की पटरी कटने से जुलनीपुर के पडरौना जाने वाला मार्ग बंद हो गया। नहर की पटरी पर बनी सड़क टूटने से कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। गौनाही ड्रेन का पानी गंडक नहर में गिरने से नहर की दूसरी पटरी पर दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से नहर के किनारे बसे गांव में लोग दहशत में हैं। सिंचाई विभाग की कमी से टूट रही है, इसलिए कि जब इसमें पानी ओवर है तो इसमें पानी बंद करने की, नहर में पानी बंद करने की क्या जरूरत है। जब पानी बंद किए हैं तो इधर दबाव बनाया तो इधर तोड़ा है। ये किसका पानी है जो अभी नहर गंडक है, नेपाल से आती है पानी, ये नाला है, गनही ड्रेन। हाँ गनही ड्रेन का है। और उसमें पानी एकदम ओवर चल रही, बहुत ओवर, गांव में पानी घुस गया इसका पानी कई जगह। तो नहर इस समय ऑटोमेटिक बंद कर दिए हैं लोग, और बंद किए हैं तो वहाँ पानी का दबाव पाया तो तोड़ा है। क्या नाम आपका? ठंड के मौसम को देखते हुए भगवान रामलला की आरती का वक्त बदल दिया गया है। अब रामलला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दर्शन अवधि और आरती के वक्त में बदलाव हुआ है। सुबह 3:30 बजे होने वाली मंगला आरती अब 4:30 बजे होगी, तो वहीं भगवान का पट शाम 6:30 बजे के बजाय सुबह 6:30 बजे के बजाय 7 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। दोपहर में भी आरती के वक्त में 5 मिनट के लिए भगवान के पट बंद किए जाएंगे। और इसी के साथ रात 10 बजे होने वाली शयन आरती अब शाम रात 9:30 बजे ही की जाएगी। देखिए, दर्शन अवधि में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा, सर्दी के दिन आ रहे हैं, तो इसमें सुबह जो मंगला आरती हमारी 3:30 बजे होती थी उसको 4:30 बजे कर दिया गया है। दर्शन जो 6:30 से था उसको 7 बजे कर दिया गया है। आरती के समय पर बीच बीच में जो हमारी आरती होती है 12 बजे होती है या शाम को 7 बजे होती है, इसमें यात्री दर्शन करता रहता था, उसमें थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न होती थी, तो 5-5 मिनट का आरती के समय पर ब्रेक किया जाएगा, जिससे कि आरती आराम से संपन्न हो जाए। इधर देवरिया सदर तहसील के मेढ़वा पुरवा कस्बे में बनी काशीराम कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हो गया। आज कॉलोनी के 20 नंबर ब्लॉक के तीसरी मंजिल की छत में छेद हो गया। बारिश की वजह से काशीराम कॉलोनी के कई भवन जर्जर हो चुके हैं। सूचना के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और इस पूरी घटना से बेखबर हैं। इधर प्रतापगढ़ में चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के की बेरहमी से पिटाई हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़के को डंडे और लातों से पीटा गया। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो आपको बता दें, ये वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। नगर कोतवाली के चिलबिला का ये मामला बताया जा रहा है। इधर गोरखपुर के सरदार नगर सरैया स्टेडियम में आयोजित विशाल मैराथन दौड़ में तकरीबन 12 लड़के लड़कियां डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। सभी की स्थिति फिलहाल ठीक है। तेज धूप की वजह से डिहाइड्रेशन का ये सभी शिकार हुए। सर बेहोश कहा जाए कि सेमी कॉन्शियस थे बच्चे, जो है थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की वजह से उनको क्रैम्प्स भी आ रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ जो प्राथमिक उपचार करने लायक बच्चियाँ थी उनका वहाँ किया है। गर्मी भी अपनी जो बहुत ज़्यादा ही थी जो है और दिनों की तरह, तो हमारी दोनों जगह की टीमें काफ़ी मुस्तैद थी। जो हमारे हमारे लायक जो वर्क था हम लोगों ने किया, वहाँ पे प्राथमिक उपचार दिया, उसको त्वरित हम लोग भेजते थे और उसका ट्रीटमेंट आसानी से वहाँ PSC पे हो गया, जिससे बच्चियों की जान जो है खतरे से बाहर हो गई जो है। नोएडा पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रोडक्शन कंपनियों का प्रचार प्रसार करने और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इसके लिए आरोपियों ने एक कॉल सेंटर खोल रखा था। मामला थाना सेक्टर 63 का है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप
देने के नाम पर आरोपी 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की डिमांड करते थे। सोशल मीडिया पर भी आरोपी प्रमोशन कर रहे थे। सामान को जल्द बेचने का लालच देकर लोगों को शिकार बनाते थे। आरोपियों से 3 लैपटॉप, 7 डेस्कटॉप कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज और सामान बरामद किए गए। थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इस कॉल सेंटर का नाम gofordistributors.com था और यह प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के नाम पर, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के नाम पर और उनको अलग अलग राज्यों में शेल्फ पर प्लेस कराने के नाम पर ठगी करते थे। इधर सोनभद्र में आदिवासी लड़के से हैवानियत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अंकित भारती है। पुलिस आरोपी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल आदिवासी लड़के के साथ हैवानियत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कई दबंग उस लड़के पर पेशाब कर रहे हैं और उसकी पिटाई भी कर रहे हैं, जिसमें लड़के को गंभीर चोट भी आई है। उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश चल रही है। इसमें घटना का संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जो 5 लोग हैं उनको नामजदगी दी गई है और उसमें से एक व्यक्ति अंकित भारती पुत्र राम लल्लू, जिसके द्वारा एक घटना कारित करते हुए दिख रहा है जो वीडियो के अंदर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अन्य जो 4 लोग हैं उनकी अरेस्टिंग हेतु क्षेत्राधिकारी पिपरी है, उनके नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई है, जिनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग की जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में मंदिर से चोरी बेशकीमती मूर्ति को चोर वापस लौटा गया और बहुत ही अनूठे तरीके से। चोर माफीनामे के साथ मंदिर के पास राधा कृष्ण की मूर्ति छोड़कर गया। अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति 24 सितंबर को मंदिर का ताला तोड़कर चोर अपने साथ ले गया था। मामला रिंगवेरपुर धाम के गऊ घाट आश्रम का है। मंदिर के पुजारी ने नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था। मूर्ति के साथ मिले माफीनामे में लिखा है कि मूर्ति चोरी करने के बाद डरावने सपने आ रहे थे, बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गलती का एहसास हुआ। साथ ही माफी मांगते हुए मूर्ति को दोबारा मंदिर में स्थापित किए जाने की उसने अपील की है। संगम नगरी प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में राधा कृष्ण मंदिर से पिछले महीने 24 सितंबर को राधा कृष्ण की करीब 150 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। इस मामले में मंदिर के पुजारी की ओर से नवाबगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस चोर को ढूंढने में जुटी थी, लेकिन इस बीच चोर खुद सामने आया और उसने एक माफीनामा लिखते हुए मंदिर के पास मूर्ति को छोड़ दिया। इस मामले की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। दरअसल चोर ने अपने माफीनामे में लिखा है कि जब से वह मूर्ति चोरी कर ले गया, उसके सपने आते थे, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, जिससे उसे लगा कि भगवान शायद उससे नाराज हो गए हैं। उसने माफीनामे में यह भी लिखा है कि मूर्ति को बेचने के लिए उसने उसमें छेड़छाड़ की है और इसके लिए भी माफी मांगी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मंदिर के पुजारी की ओर से उन्हें यह जानकारी जरूर दी गई है कि मूर्ति बरामद हो गई है। इस मामले में चूंकि एफआईआर दर्ज है, इसलिए चोर का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लखनऊ से खबर, जहां पर फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में दूसरे आरोपी ने सरेंडर किया। हत्यारोपी गजानंद ने बाराबंकी कोर्ट में सरेंडर किया। गजानंद ने धोखाधड़ी के 3 साल पुराने मामले में सरेंडर किया है। गजानंद दुबे उर्फ गजेंद्र फ्लिपकार्ट में ही काम करता था। आरोपी गजानंद ने ही भरत कुमार की हत्या की थी, 2 मोबाइल फोन के लिए हत्या की थी और उसके पास से 35,000 रुपए भी लूट लिए थे। हाथरस पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से बने और अधबने पटाखे और कच्चा माल बरामद हुआ। सहपऊ थाना पुलिस ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पटाखा बनाने का सामान बाहर से खरीद कर लाया गया था और घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। इन पटाखों को दीपावली और दशहरा के मौके पर बेचने की तैयारी थी। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध विस्फोटक व आतिशबाजियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना सहपऊ पुलिस द्वारा एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जहां से
कई कट्टों में पटाखे बरामद हुए हैं, जिसने पूछताछ में बताया है कि वह सामान बाहर से खरीद कर लाता था और अपने घर पर ही अवैध रूप से इसका निर्माण किया करता था। इसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वह गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना सैदपुर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और इस धमाके के बाद आसपास के 4 मकान भी भरभरा कर गिर गए। मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत हो गई। 4 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना थाना सिरौली के कल्याणपुर गांव में हुई है। लाइसेंस के साथ नासिर नाम का शख्स ये फैक्ट्री चला रहा था। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। थाना सिरौली क्षेत्र अंतर्गत गांव कल्याणपुर में रहमान शाह का मकान एवं आसपास के अन्य 3 मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर आकर के तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा देखा गया तो जो भी लोग घायल थे उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। इसके पश्चात जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई, पता चला है कि एक लाइसेंस, जो पटाखों का लाइसेंस था, वो नासिर शाह के नाम पर था और ये जो घटना स्थल है वो नासिर शाह का ससुराल बताई जा रही है। मौके पर कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल रवाना किया गया है और मौके पर विस्तृत जाँच की जा रही है। अमेठी में नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन और नारेबाजी करने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जायज कस्बे में शिया समुदाय के मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकाला, नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान हाथों में पोस्टर और बैनर ले रखे थे। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बिना परमिशन ये प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि हालात को देखते हुए इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक पति और पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। पति के गुटखा खाने से पत्नी बहुत गुस्से में आ गई और ये कदम उसने उठाया। पूरा मामला है क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये बताने के लिए काफी है कि शराब, तंबाकू, गुटखा स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। ये कई बीमारियों को न्योता देने जैसा है। सरकार भी लगाम लगाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसकी लत होती है जो छूटने का नाम नहीं लेती। आगरा के एक घर में कला हो गई और उस कला की वजह बना गुटखा। पति को गुटखा खाने की लत थी। वो दिन में कई बार गुटखा खा लेता था। रात में भी जब वो बाहर से घर लौटता तो मुंह में गुटखा ही दबाए रहता था। एक दिन उसकी पत्नी को उसकी पैंट की जेब में एक गुटखे का पैकेट मिला। उसने भी गुटखा खा लिया। इसके बाद तो उसे भी गुटखे का चस्का लग गया। वो भी अपने पति की तरह गुटखा खाने लगी। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वो भी नाराज हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी भी गुटखा छोड़ नहीं पा रही थी। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। घर में अशांति फैल गई। बात इतनी बिगड़ गई कि 2 साल की शादी में खतरा मंडराने लगा। सुबह शाम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। विवाद खत्म ना होते देख महिला ने ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने मायके चली गई। उसका पति भी कई दिनों तक उसे लेने नहीं गया। इसके बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। वहां काउंसलरों ने दोनों को तारीख दी, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। जब काउंसलरों ने उनके बीच का विवाद सुना तो वो भी अपना माथा पकड़कर बैठ गए, क्योंकि इस तरह का ये अलग ही मामला उनके पास आया था। तो मैंने पूछा क्या गुटखा भी खाती हैं क्या? सर इनकी जेब में गुटखा मिलता है तो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। तो जब मैंने इन दोनों को समझाया, बोला कि दोनों के लिए हानिकारक है, तो इस चीज़ को किस लिए खाते हो, इस चीज़ को खाना बंद करो। तो लड़के को खासकर समझाया है, आप गुटखा लेके नहीं आएंगे ना खाएंगे। लड़का भी मान गया है, लड़की भी मान गई है। दोनों को मैंने अच्छी तरह समझाया है और लड़का ने बोला भी है कि सर आगे से ऐसी चीज नहीं खाएंगे। वही महिला ने अपने पति पर दूसरे आरोप भी लगाए। उसका कहना था कि वो उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। पत्नी का कहना था कि गुटखा खाने की लत उसे पति से ही लगी है। परिवार परामर्श केंद्र पर छोटी छोटी चीजों को लिए केस आ रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र पर एक अजीब प्रकार का केस था। 2022 में शादी हुई थी। जिला आगरा के रहने वाले हैं और लड़के का कहना ये था
कि सर ये मेरी जेब से गुटखा खा लेती है और मैं इसे मना करता हूँ परंतु ये मानती नहीं है। तो लड़की की मैंने काउंसलिंग की तो लड़की का कहना ये था कि सर ये मुझे कोई खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, उनका भी खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं। जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मैं पिछले 2 महीने से अपने मायके रह रही हूँ। काउंसलरों ने दोनों को अच्छी तरह से समझाया। दोनों को ये बात समझ आ गई कि गुटखा नहीं छोड़ा तो घर बिखर जाएगा। बाद में दोनों ने काउंसलरों के सामने कसम खाई कि अब से वो गुटखा नहीं खाएंगे। इसके बाद मामला सुलझ गया और शादी पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।